वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण जो कि हिंदी का है, उसका इकाई 3 जिसका नाम है गद्य एवं पद्य शिक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला यूनिट। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य शिक्षण की। तो गद्य शिक्षण क्या होता है, आप पहले भी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि गद्य और पद्य ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। हिंदी साहित्य में इन दोनों का ही समावेश है। तो सबसे पहले गद्य की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में इसके उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व वगैरह दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें गद्य के बारे में भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो गद्य बेसिकली जो होता है, जो कहानी के फॉर्म में लिखी होती है ना चीजें, उन्हें हम गद्य कहते हैं। वो निबंध भी हो सकता है, ठीक है, वो संस्मरण भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इसे अभी आप थोड़ा सा स्किप कीजिए और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, गद्य शिक्षण को पढ़ाने से क्या लाभ होगा बच्चों को। तो सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि मनोयोग से सुनने तथा सुनकर अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनेगा बच्चा। एकाग्रता से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न होगी। उचित गति, आरोह अवरोह के साथ पढ़ने में कुशल बनना, विराम चिन्हों का सही उपयोग करना, मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना और भाव अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, लिपि का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, स्पष्टता, क्रमबद्धता, चिंतन, कल्पना शक्ति, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का भी विकास करता है गद्य शिक्षण। हिंदी भाषा संबंधी ज्ञान होगा। स्व अध्याय व समय का सदुपयोग करेगा बच्चा। विभिन्न विधाओं का उसको ज्ञान होगा कि गद्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और व्याकरण संबंधी ज्ञान भी बच्चे को होगा। तो ये करीब 10-12 मैंने उद्देश्य आपको बता दिए। इसके अंदर आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, उसी हिसाब से आंसर को इलेबोरेट करेंगे। अगला है आवश्यकता व महत्व। दोनों ही एक ही बातें हैं। पहला, एक दूसरे के विचारों को सही रूप में और सरलता से ग्रहण करना, ये इसकी आवश्यकता है गद्य शिक्षण की, ठीक है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने हेतु, कि व्याकरण से रिलेटेड भाषा को जो अगर सीखना है तो गद्य हमें काफी हेल्प करता है। बच्चों के भावात्मक विकास में सहायक होता है। साहित्य पढ़ने से संस्कारों का परिमार्जन और सद्गुणों का भी विकास होता है। बच्चे अगर नई नई कहानियां, अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज की कहानियां पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो बच्चों में गुण भी आते हैं। पद्य के मुकाबले ये अधिक सरल व स्पष्ट होती है। हाँ जी, पद्य होती है कविताएं जो काफी कठिन होती है, बच्चा कई बार समझ में नहीं पाता है कि क्या लिखा है। आपने खुद भी ये चीज फेस की होगी। तो ये जो गद्य होता है ये सिर्फ लाइन टू लाइन स्पष्टता से लिखा होता है, तो इसे समझना ईजी हो जाता है। भाषा शिक्षण के अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति हेतु और अवकाश के समय पुस्तकें पढ़ना, इसके लिए हमारे लिए ये गद्य की आवश्यकता या महत्व है। अगला जो टॉपिक है वो है गद्य शिक्षण के अंग। इसमें अंग कौन कौन से हैं, यानी किस तरीके से गद्य शिक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले आता है वाचन। वाचन का मतलब ही होता है बोलना या पढ़ना। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स आते हैं। एक होता है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। तो अगर आदर्श वाचन की बात करें तो इसमें जो अध्यापक है सबसे पहले वो शुद्धतम रूप से पढ़ता है, कोई भी पैराग्राफ पढ़ेगा और फिर छात्रों से बोलेगा कि आप इसे पढ़ो। तो ये तरह से आदर्श वाचन होता है। ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि एक बार बच्चा देख लेता है कि टीचर ने कैसे पढ़ा है, तरह से डेमो मिल जाता है उनको। अनुकरण वाचन क्या होता है कि इसमें अब टीचर का देख लिया बच्चे ने या नहीं भी देखा, तो अब जो बच्चा है वो अनुकरण करके पढ़ेगा उसको, पूरे पैराग्राफ को या पूरी कहानी को। तीसरा आता है मौन वाचन। इसमें होता है मन में पढ़ना, कि चुपचाप रहकर मन में ही कहानी पढ़ रहा होता है बच्चा और फिर बाद में उपरांत मतलब उसकी व्याख्या करता है कि उसने क्या पढ़ा, या हम टीचर्स उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि उन्होंने मौन वाचन किया या नहीं किया। दूसरा अंग है व्याख्या। वाचन तो कर लिया, यानी कि कोई भी चीज है उसको पढ़ लिया, अब उसकी व्याख्या करना क्या होता है। इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है, शब्दों के अर्थ और उनकी व्याख्या करेगा। कोई कठिन शब्द आ गया हो बीच में उसको सरल करेगा, और मुहावरे और लोकोक्तियों की व्याख्या करेगा। अगर कहानी के अंदर कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति के रूप में बात की गई है तो उसे समझाएगा। वाक्यांश व वाक्यों की व्याख्या करेगा, हर एक वाक्य की व्याख्या की जाएगी और सूक्तियों की भी व्याख्या की जाएगी। ये चारों क्या है, अनिवार्य बातें हैं व्याख्या की, ठीक है। तो जब आप व्याख्या को इलेबोरेट करेंगे तो इन चारों बातों को लिखेंगे। तीसरा अंग है विचार विश्लेषण। अंत में क्या होता है, पढ़ लिया, व्याख्या कर ली, अब हमने उससे क्या सीखा, क्या विश्लेषण किया उस कहानी से, उस नॉवेल से, उस निबंध से, उस संस्मरण से, जो भी है। तो क्या होता है इसमें लास्ट में
उदाहरण देना, मान लीजिए हमने कुछ पढ़ा सीखा तो बच्चे जो है उससे रिलेटेड कोई और कहानी उदाहरण दें जो उन्हें याद आ गया, तो इस तरीके से बच्चा जो है विश्लेषण करेगा या हम भी करेंगे। तुलना करना किसी और कहानी से या घटना से, प्रश्न पूछा जा सकता है, कठिन बातों या वाक्यों के छुपे अर्थों को विश्लेषण किया जाता है इस अंग के अंदर। अगला है गद्य की विविध विधाएं। तो विविध विधाएं जो है आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आता है, और क्वेश्चन ना ऐसे जाता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे आता है 5+4+2 करके आ गया, मतलब प्लस करके 3-4 क्वेश्चन एक ही में डले होते हैं। तो ये भी उसी के अंदर था कि गद्य की विविध विधाओं की भी विवेचना कीजिए। तो सबसे पहली जो विधा है वो है कहानी। जब भी हम गद्य की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले कहानी ही आता है। तो कहानी क्या होती है, ये एक लघु वर्णनात्मक गद्य होता है। लघु यानी छोटा, ये नॉवेल से छोटा होता है। उपन्यास तो इतने बड़े बड़े पूरी मोटी मोटी किताबें होती हैं, है ना, लेकिन जो कहानी होती है वो 2-3 पेज की या 4-5 पेज की भी हो सकती है। तो ये लघु होता है। इसमें जीवन के एक अंश पर विशेष बल दिया जाता है। कहानी कभी भी मतलब पूरी लाइफ को डिस्क्राइब नहीं करती, कोई एक पार्ट होता है जिससे कोई शिक्षा मिले या कुछ ऐसी विशेषता हो उसमें जो औरों को भी जाननी चाहिए, ऐसा कोई पार्ट होता है। तीसरी बात की कहानी पूरी शक्ति घटना की अभिव्यक्ति पर लगा देता है। घटना की अभिव्यक्ति यानी जो वो बताना चाह रहे हैं कहानी के माध्यम से, वो जो पढ़ने वाला है उस तक पहुंच जाए, ये होता है कहानी का मुख्य उद्देश्य। अब कहानी की अगर परिभाषा की बात की जाए तो हमारे महान बहुत ही अल्ट्रा लेजेंड प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना लेखक का उद्देश्य होता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथानक सब उसी एक भाव पर ही प्रकट करते हैं। ठीक है। इसके बाद कहानियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यथार्थवादी, आदर्शवादी और मिश्रित। यथार्थवादी यानी जो वास्तविक जीवन से रिलेटेड होती हैं। आदर्शवादी कहानियां थोड़ी काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन वो आदर्शवादी होती हैं, उससे हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ सीखते हैं। मिश्रित में दोनों ही तरह के कहानियों को सम्मिलित किया जाता है। अगला छोटा सा टॉपिक है इसी कहानी का, इसे ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें यह है कि कहानी के तत्व कौन से होते हैं। कहानी अगर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कथा वस्तु होना चाहिए, आपके पास प्लॉट होना चाहिए, इंग्लिश में इसको प्लॉट कहते हैं। जैसे घर तैयार करने के लिए आपको प्लॉट चाहिए ना, वैसे कहानी लिखने के लिए आपके माइंड में पहले प्लॉट होना जरूरी है कि आपकी कहानी का जो बेस है वो क्या होगा। फिर पात्र और चरित्र चित्रण होने चाहिए, आपके पास जो है पात्र होंगे, एक्टर होंगे जिन्हें आप उसमें काम करवाएंगे, कथोपकथन होंगे, आपके पास सबके डायलॉग्स होंगे, भाषा होगी, आपके पास शैली होगी और उद्देश्य होगा उस कहानी का, कोई ना कोई देश काल व वातावरण होगा कि कहाँ की कहानी है, क्योंकि कहानी के अंदर हम ज्योग्राफिकल भी बताते हैं। ठीक है, तो बच्चे का इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा काम करता है उस टाइम पे। दूसरी जो विधा है गद्य की वो है नाटक या एकांकी और नाटक। कई बार हम इन्हें एक ही समझते हैं क्योंकि ये दोनों ही मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ना मैंने डिफरेंस के हिसाब से इन दोनों को कवर किया है। जो नाटक है, क्योंकि ना पेपर में इनका डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, और फिर इस तरीके से हमारा तैयार भी हो जाएगा कि नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होती है। तो नाटक की अगर बात करें तो इसमें 5 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। नाटक बड़ा होता है, लंबा होता है, लाइक सीरियल्स हो गए, है ना। लेकिन एकांकी जो होती है वो 1 ही अंक की होती है। 1 घंटे का कोई मूवी हो गया, शॉर्ट मूवी हो गई, है ना, इस तरीके से। नाटक में क्या होता है, वस्तु नेता पर व रस तत्व होते हैं। इसमें वस्तु होती है और एक नेता होता है, नायक होता है, उस पर रस तत्व होता है। और अगर हम एकांकी की बात करें तो इसमें कथा होती है, चरित्र, संवाद, डायलॉग्स वगैरह होते हैं। नाटक जो है वो विस्तृत कथा है यानी लंबी कथा होती है, जबकि एकांकी एक लघु कथा है, छोटी कथा होती है। इसमें क्या होता है, नाटक में कि समग्र मानव जीवन का चित्रण किया जाता है, पूरी लाइफ स्टोरी चल रही होती है। जैसे सीरियल्स में चलती है ना, घिसी पिटी कहानियां चलती ही रहती हैं, रोज नई चीज, रोज नई चीज। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता, इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। नाटक जो होता है वो कथा विभिन्न स्थानों की होती है, अलग अलग स्थानों पे शूटिंग की जाती है, अलग अलग जगह दिखाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा एकांकी होता है वो किसी एक ही स्थान की कथा होती है। यहाँ पे अधिक चरित्रों की आवश्यकता पड़ती है हमें नाटक में, लेकिन हमें एकांकी में 5-6 चरित्रों से भी काम चल जाता है। नाटक की यदि बात की जाए तो अभिनय में अधिक समय लगेगा, क्योंकि हालांकि विस्तृत है ये इसलिए, और इसमें हमें कम समय लगता है।
अगर हम नाटक की बात करें तो इसमें जो हमारा नायक होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, जबकि यहाँ पर एकांकी में हमारा नायक जो होता है, हीरो जो होता है, वो साधारण या नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे नाटक की जो होती है वो कम लोकप्रियता होती है क्योंकि ये लंबा चलता है, लोग बोर भी हो जाते हैं देखते हुए, कई बार इंटरेस्ट आता है, कई बार नहीं आता। लेकिन जो एकांकी होती है वो अधिक लोकप्रियता इकट्ठी करती है क्योंकि ये छोटे टर्म के लिए होती है, लोगों को इंटरेस्ट आता है, सस्पेंस बनता रहता है। ठीक है, अगली जो विधा है हमारी गद्य की वो है पत्र। पत्र यानी लेटर्स, ये तो बहुत ही सोशल मीडिया की अगर हम हटा दी जाए, सोशल मीडिया की बात ना की जाए, तो पत्र ही जो था, जो एक दूसरे से संवाद एकमात्र हमारे पास या फिर संप्रेषण का एकमात्र माध्यम था। पत्र क्या होता है कि निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे अभी हम मैसेजेस कर देते हैं ना, वैसे ही लेटर के थ्रू हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते थे। दूरस्थ व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक, जो लोग हमसे दूर हैं हम उन्हें पत्र व्यवहार करते हैं, पत्र भेजते हैं। प्रत्यक्ष बातचीत अस्थानापन्न हो गया, मान लीजिए हम किसी से मिल नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, तो हम लेटर लेके भेज देंगे। पत्र व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच होता है, कभी भी एक तरफा नहीं होता, पत्र व्यवहार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, औपचारिक और अनौपचारिक। ये तो आप जानते होंगे। औपचारिक जो हम किसी सरकारी कार्यालय वगैरह को लिखते हैं या फिर किसी टीचर वगैरह को लिखते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं वो हम सगे संबंधियों को लिखते हैं। अब अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सरल भाषा शैली होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, संक्षेप व संपूर्णता होनी चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए और बात भी पूरी हो जानी चाहिए। यानी आपने लेटर लिख दिया और सामने वाला पढ़ के कंफ्यूज ही रहे कि बात पूरी हुई ही नहीं। और प्रभावपूर्ण होना चाहिए और थोड़ा सजावट भी होना चाहिए, लिफाफा वगैरह अच्छे से आप उसमें अलंकारों का भी प्रयोग कर सकते हैं सजावट के तौर पे। अगला जो हमारा विधा है वो है जीवनी। जीवनी क्या होता है? एक तरह से बायोग्राफी होती है, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन के वृतांत वो जीवनी कहते हैं। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, अब किसी नॉर्मल पीपल की तो जीवनी नहीं हो सकती, कोई स्पेशली पर्सन होगा जिसके बारे में कोई लिखेगा, तो इसे जीवनी चरित्र भी कहते हैं। इसमें नायक के आंतरिक गुणों का समावेश होता है। मान लीजिए मैं एक लेखक हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं महात्मा गांधी या प्रेमचंद जी, तो मैं उनकी जीवनी लिखूं या उनके बारे में एक किताब लिखती हूँ, तो ये जीवनी कहलाएगी क्योंकि मैं उनकी जीवनी लिख रही हूँ। इसके लिए देखो, जीवनी ना तो इतिहास होती है ना ही काल्पनिक होती है, इसमें कोई मैं इमेजिनेशन नहीं करूंगी, ये कोई हिस्ट्री नहीं होगी। मनुष्य की सामान्य विशेष दोनों विशेषताओं को लिया जाएगा इसमें। नायक से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, जैसे अनुसंधान। मान लीजिए मैं महात्मा गांधी पर अगर लिख रही हूँ, महात्मा गांधी अभी हैं प्रेजेंट में, तो मैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी करूं, तभी तो मैं लिख पाऊंगी उनके बारे में, है ना। तो ये चीज होती है, तो ये एक तरह से अनुसंधान भी हो जाता है। इसमें भावुकता में बहकर नहीं लिखी जाती, इमोशनली होकर इसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हमें यथार्थ दिखाना होता है। पठन कौशल और अभिव्यक्ति में कुशलता, इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है, भाषा की कुशलता, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार कि जीवनी के विधा से बच्चों में कौन से गुण आएंगे या कौन से उद्देश्य हैं, तो आप ये सारी चीजें बनाकर लिख देंगे कि भाषा का विकास होगा और गुणों का विकास होगा और स्व अध्याय की जो है उनके अंदर प्रैक्टिस होगी। तो ये सारी बातें आप हर विधा में लिख सकते हैं। अगली विधा है हमारी आत्मकथा। अब ये उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, चीज वही है, किसी ख्यात लेखक या व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति। मान लीजिए अब महात्मा गांधी अपने ही बारे में लिखें, अपनी जीवनी वो स्वयं लिखें, तो ये होती है आत्मकथा। लेखक अपनी आप बीती या जड़ बीती को स्वयं ही लिखता है। इसमें डायरी, संस्मरण और व्यक्तिगत निबंध भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसे आत्मचरित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक प्रकार की जीवनी है, परंतु यह स्वयं द्वारा लिखित होती है। जैसे कि जैन कवि और बनारसी दास जी थे, उन्होंने अर्ध कथा लिखा था, जिसे माना जाता है कि यह हिंदी की पहली आत्मकथा थी। अगला चलते हैं संस्मरण। संस्मरण, आपने स्मरण शब्द सुना होगा, जिसका मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। तो संस्मरण भी स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। ये किसी विशेष व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित एक ग्रंथ है। लेखक स्वयं अपनी आंखों से देखी गई या अनुभव की गई घटनाओं को रोचक तरीके से विवरण देता है, ये लिखता है। मान लीजिए कोई घटना बहुत पहले हुई थी, अब मैं उसे याद करके लिख रही हूँ, तो ये मेरा संस्मरण हो जाएगा। इसमें संक्षिप्तता होती है, रोचकता, भाव और विचारों का चिंतन भी आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, भाषाई कौशल का विकास होता है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो महादेवी वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है अतीत के चलचित्र। अगली जो विधा है हमारी गद्य की वो है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है, किसी व्यक्ति की आकृति,
चाल ढाल या स्वभाव की किन्हीं विशेषताओं का शब्द चित्रों के माध्यम से तथा एक निश्चित दृष्टिकोण से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी भावपूर्ण और सजीव अंकन करना ही रेखा चित्र होता है। मान लीजिए मैं किसी महान व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं इंस्पायर हूं, मैं उसके आकार, चाल ढाल, स्वभाव, उनके गुण, इन सबों से प्रभावित होकर उनके बारे में लिखती हूँ, तो वो एक तरह से रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र मतलब कि एक तरह से उनका ड्राइंग बनाना, रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से बताना। अभी तो हम ड्राइंग नहीं कर रहे, हम गद्य लिख रहे हैं ना। अगली चीज कि संपूर्ण जीवन का नहीं बल्कि गिनी चुनी महत्वपूर्ण घटनाओं का ही चित्रण किया जाता है, वरना तो ये पूरी जीवनी ही हो जाएगी, है ना। इसमें इसे शब्द चित्रण भी कहते हैं। देखा मैंने कहा ना, रेखा चित्र तो ड्राइंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। मैं पढ़ती जाऊंगी और आपकी नजरों में इमेजिनरी पर्सन बन जाएगा, तो वो शब्द चित्रण हुआ। संस्मरण की ही भांति किसी व्यक्ति, स्थान या दृश्य आदि की विशेषताओं को ये प्रस्तुत करता है। इससे क्या क्या बच्चों में गुण आएंगे? भाषा, पठन, स्वाध्याय, साहित्य, रुचि जागृत, ये सारी चीजें हर विधा में जो है वो आएंगी। गद्य में रुचि बढ़ाने के साधन। अब अगर बच्चे में हमें गद्य पढ़ने के प्रति प्रेरित करना है बच्चों को, तो क्या क्या हम टूल्स यूज कर सकते हैं? पहला, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, कि बच्चा खुद पढ़ना शुरू करे सिलेबस से अलग, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो हर बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन उनके अंदर इतनी रुचि आए कि वो लाइब्रेरी जाए और किताबें ढूंढ ढूंढ कर स्वयं अध्ययन करने की रुचि जागृत करे। इससे बच्चा जो है गद्य में रुचि लेने लगेगा। पुस्तकालय का उपयोग करना, हम बच्चों को पुस्तकालय उपलब्ध कराएं, लाइब्रेरी के पीरियड्स दें उन्हें और किताबें दें अच्छी अच्छी। इसके लिए केंद्रीय और कक्षा पुस्तकालय का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या क्या तरीके हैं? प्रातःकालीन सभा, जो सुबह असेंबली लगती है हमारी, उसमें हम बच्चों से भाषण, कहानियां, चुटकुले, संस्मरण ये सब सुनाने के लिए कह सकते हैं स्टेज पर आकर। समाचार पत्र वाचन, हम बच्चों से अखबार पढ़वाएं, रोज उसका वाचन करवाएं, अखबार में कुछ नई नई कहानियां आई हैं या कुछ ऐसे न्यूज हैं जो बच्चों को पढ़ने चाहिए। सूचना पट पर विचारों का प्रस्तुतिकरण करना, जो सूचना पट होता है हमारा नोटिस बोर्ड, उस पर हम बच्चों से, जैसे हम आज का विचार लिखवा देते हैं, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं से कहानी पढ़ेंगे, वहां से विचार लेकर आएंगे और लिखेंगे। तो इस तरीके से भी बच्चे में गद्य के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। लेखन अभ्यास करवाएंगे, अगर हम लिखवाते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ता भी है। अवलोकन के आधार पर रचना करना, कि हमने उनको कोई चित्र दिखा दिया और फिर हम बोलते चलो अब इससे इर्द गिर्द आप कोई कहानी बनाओ या सुनाओ, है ना। विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिक रचना, कि बिना किसी चित्र एक सिर्फ शीर्षक दे दिया, जैसे कि हमने बोल दिया मेले की सैर, निबंध, अब आप इस पे लिखो, तो ये भी बच्चा गद्य के प्रति जागृत होगा, रुचि लेगा, है ना। अब इसके बाद जो हमारा सिलेबस में टॉपिक था वो था पाठ योजना। तो किसी भी गद्य पर आप एक पाठ योजना तैयार कर लेंगे। पाठ योजना तैयार करना आप सबको ही आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा पद्य शिक्षण। अभी हमारा गद्य शिक्षण खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण। तो बेसिकली ये क्या होती हैं? कविताएं होती हैं जिन्हें हम काव्य भी कह देते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? कविता पाठ सुनने योग्य बनाना बच्चे को, लय, ताल, स्वर तथा नाटकीय रूप से पढ़ने योग्य बनाना, उचित रुचि, आरोह अवरोह और भावानुसार कविता पाठ करने योग्य बनाना, कविता सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाव स्पष्ट करने के योग्य बनाना, शब्द योजना, छंदों, अलंकारों, रसों आदि का ज्ञान कराना, समीक्षा करने योग्य बनाना, काव्य शैलियों से परिचित कराना, कवि की भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करना सिखाना, कविता पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, कविता की सुंदरता की सराहना करना, कि अगर कविता अच्छी लगी तो ये सराहना करे कि हाँ ये कविता बहुत अच्छी थी, इसमें ये अलंकार बहुत अच्छा था, इसमें ये लाइन बहुत अच्छी थी। कल्पना शक्ति और विचार शक्ति का विकास करना, अच्छी कविता संग्रह करने के लिए उनको प्रेरित करना, चरित्र व नैतिक विकास करना, कविता रचना के लिए प्रेरित करना, कि वो स्वयं भी अपनी कविताएं लिखे। तो ये थे हमारे काव्य के उद्देश्य। अब इसकी आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं। क्यों आवश्यकता है इसकी? हिंदी साहित्य में प्रयोग क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका प्रयोग किया जाता है कविताओं का। ये अधिक स्थायित्व होती हैं, कवि को अमर बना देती हैं, कि कवि तो भले ही मर जाए लेकिन उनकी कविताएं मतलब शताब्दियों तक गाई जाती हैं और सुनी जाती हैं। आपने वो भी सुना होगा, कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि अपने थोड़े बहुत ही शब्दों में इतनी बातें कह जाते हैं कि सूरज की भी पहुंच के बाहर है। जहां पे सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां पे कवि अपनी कल्पना शक्ति से पहुंच जाता है। कविता में क्या होता है? बेसिकली सौंदर्यानुभूति और रागात्मक विकास होता है बच्चे का।
यह एक आनंदमय रचना होती है, कल्पना शक्ति में महत्व रखती है, अलंकारों का सही प्रयोग करना सिखाती है, कम शब्दों में अधिक बात करती है और भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक ले जाती है कविता। पद्य शिक्षण के अंगों की बात करेंगे तो पद्य शिक्षण में भी हमारे पास 4 अंग होते हैं। पहला सस्वर वाचन, यानी कि एक एक शब्द को पढ़ना। इसमें क्या क्या होता है, देखिए, राग युक्त वाचन, जिसमें मतलब राग के साथ पढ़ते हैं, भावानुसार सस्वर वाचन यानी भावों के साथ साथ पढ़ना, और शारीरिक अंगों का संचालन, कविता पढ़ते हुए हम एक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा व्याख्या यानी कठिन शब्दों का अर्थ और काव्य की संपूर्ण व्याख्या करना। भाव विश्लेषण यानी कविता के भाव का विश्लेषण, की पूरी कविता आखिर कहना क्या चाह रही है, कवि कहना क्या चाह रहे हैं वो। और सराहना अंततः, कि कविता पढ़ने के बाद उसमें क्या सुंदरता, क्या चीज अच्छी लगी, उसकी आप सराहना करेंगे या फिर बढ़ाई करेंगे। अगला जो जरूरी चीज है यहाँ पे सिलेबस में वो है पद्य शिक्षण की विधियां। तो विधियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 विधियां आ रही हैं। पहला है गीत व अभिनय विधि, जिसे हम लय ताल के साथ काव्य पाठ करते हैं खड़े होके सामने। दूसरा है शब्दार्थ कथन विधि, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए हम कविता को पढ़ते हैं, जैसे ही बीच में कोई कठिन शब्द आया हमने अर्थ बता दिया। तीसरा होता है प्रश्नोत्तर या फिर खंडान्वय विधि, इसमें एक एक पंक्ति पर हम प्रश्न पूछते हुए पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे ने एक लाइन पढ़ी, फिर हम बच्चे से या फिर क्लास से क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर दे देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्याख्यान विधि यानी एक एक पद की हम सरल व्याख्या करते जाते हैं एक एक लाइन की। समीक्षा विधि यानी कि लास्ट में हम कविता के भाव और कला की समीक्षा करते हैं। तो ये 5 हमारी विधियां हैं। विधियां जरूर पूछी जाती हैं पेपर में, चाहे वो क्वेश्चन के साथ पूछी जाए या अलग से पूछी जाए। अगला है कविता में रुचि बढ़ाने के साधन। जैसे हमने गद्य में बढ़ाने के साधन पढ़े थे, अभी हम कविता के पढ़ेंगे कि बच्चों को कविता में हम कैसे रुचि, इसमें आप बना बना के बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो 3 पॉइंट्स ये रहे। पहला, प्रतियोगिताएं आयोजित करना, कविता प्रतियोगिताएं, इससे बच्चा क्या करेगा, नई नई कविताएं पढ़ेगा और लिखने की भी कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो स्टेज पर खड़े होकर सामने कविता को कैसे पढ़ा जाता है इसका अभ्यास भी वो करेगा। दूसरा, अंत्याक्षरी खेल द्वारा क्या होता है कि हम अंत्याक्षरी खेल सकते हैं कविताओं की या शब्दों की, इससे बच्चे के अंदर नए नए शब्द और नई नई कविताएं भी याद आएंगी और वो नई नई कविताएं भी खोज रखेगा कि नहीं, मुझे अंत्याक्षरी में ये वाली कविता पढ़नी है। कवि सम्मेलनों में संलग्न रहना, जो कवि सम्मेलन होते रहते हैं हर जगह पे, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट दिलाना, या स्कूल में ही छोटी मोटी कविताएं सम्मेलन कर लेना, इन चीजों से क्या है कि कविता में रुचि बच्चों की बढ़ेगी। आखिरी और टॉपिक है ये हमारा इस यूनिट का, गद्य व पद्य में अंतर, जैसे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको गद्य और पद्य में बिल्कुल साफ साफ अंतर पता चल जाएगा, वैसे तो ऊपर ही पता चल गया होगा, फिर भी ये पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। गद्य क्या होते हैं, परिभाषा की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो गद्य बिना किसी ढांचे किसी भी साधारण भाषा में बोली या लिखी जाती है, किसी भी सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। जबकि कविता लेखन लयबद्ध ताल के साथ व्यवस्थित होती है, इसमें आमतौर पर एक लय होता है, इसमें लय होना जरूरी है, वरना बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। दूसरा, जो गद्य है वो लय व ताल पर ध्यान नहीं देता, जबकि ये जो हमारी कविता है वो लय पर ध्यान देती है। गद्य जो है वो संरचना में गद्य विचारों के वाक्यों में लिखा जाता है, वाक्यों में, और वाक्यों को पैराग्राफ में वर्गीकृत किया जाता है। जो कहानी वगैरह होती है वो पैराग्राफ वाइज होती हैं, लेकिन जो कविता है वो विचारों को लाइनों में लिखती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और पंक्तियों को हम पैराग्राफ में नहीं, छंदों में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये कविता की मेन जो है एक विशेषता होती है। गद्य अधिक प्राकृतिक और व्याकरणिक भाषा में लिखा जाता है, इसमें व्याकरण और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता है, जबकि कविता में अलंकृत और लयबद्धता की और ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अलंकृत अलंकारों का प्रयोग करना है ना, ताकि जो हमारी कविता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और पढ़ने में भी अच्छी लगे, इतनी अच्छी कि कविता पाठ किया जा सके। अगला जो है हमारा वो है गद्य शिक्षण में मौन वाचन को महत्व दिया जाता है, कि कोई कहानी या नॉवल होती है वो हम मौन रूप से पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन जो कविता होती है उसे मौन रूप से नहीं बल्कि सस्वर ही पढ़ना ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। जब आप जोर जोर से एक्शन के साथ कविता को पढ़ते हैं तो सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं और आप भी इंटरेस्ट लेते हैं, और कविता पाठ करने में जो होते हैं बहुत ज्यादा निपुण हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 डिफरेंस थे
गद्य और पद्य में आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। जो कहानियों में विधाएं हैं वो हो गई, इनकी विधाएं अलग हो गई, और गद्य की विधियां अलग हो गई, और कविता की विधियां अलग हो गई। आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। बेसिकली ये 5 तो होंगे ही होंगे। तो ये हमारा यूनिट था 3, जो कि अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।